साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल देववाणी में। साथियों, आज हम जो मिशन निदेशक महोदय का पत्र क्रमांक 398 21 मार्च 2024 का जारी हुआ है, एनएचएम संविदा कर्मचारियों के लिए वार्षिक मानदेय अभिवृद्धि के संबंध में जो दिशा निर्देश मिले हैं उनके संबंध में चर्चा करेंगे। बहुत सारे साथियों के कॉल और मैसेज इस विषय के बारे में आ रहे थे कि ये प्रक्रिया क्या है, कब से लागू होगा, क्या इसके बारे में हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो इस संबंध में काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे। मार्च का महीना होने के कारण मैं सबको जवाब नहीं दे पाया, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर सभी को इसके बारे में बताया जाए। इसके पहले सबसे आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें साथियों, ताकि अधिक से अधिक साथियों तक यह जानकारी पहुँच सके। सबसे पहले साथियों, जो कन्फ्यूजन की स्थिति है उसके बारे में बात करते हैं कि एनएचएम में जैसा कि हमें पता है कि जो वित्तीय वर्ष 2022-23 था उसके लिए जो हमारी 5% मानदेय वृद्धि लंबित थी, उसके संबंध में बहुत सारे कार्मिक जो है वो अभी भी क्या है, भ्रम की स्थिति के अंदर है कि भाई उसका क्या हो गया, या उसके संबंध में है क्या, या मतलब उसके क्या दिशा निर्देश रहेंगे, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस संबंध में भी बहुत सारे मैसेज हर ग्रुप में आ रहे हैं, लगातार मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं लोग। और 31 मार्च जो एक है उसको एकदम डेडलाइन मान के लोगों ने इस तरीके से मैसेज करना शुरू कर दिया है, जैसे यदि 31 मार्च निकल जाएगा तो उसके बाद में पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी वो पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, क्या रहेगा उसका। तो साथियों, उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 जो था उसके कार्य मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर एनएचएम संविदा कर्मचारियों को 5% मानदेय वृद्धि मिलनी थी, जो कि प्रत्येक वर्ष पूर्व में मिलती आ रही है। इस हिसाब से उनको 5% मानदेय वृद्धि मिलनी थी। वो सीएसआर लागू होने के कारण लंबित हो चुकी है। वो अभी तक किसी को मिली नहीं है, ना उसके बारे में कोई भी प्रक्रिया, कोई भी लेटर अभी तक आया है। हाँ, सबकी डिमांड है, नुकसान ज़रूर सबको हो रहा है 5% का, सभी को हो रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी विशेष व्यक्ति को हो रहा है, सभी को हो रहा है। लेकिन जब एक नई प्रक्रिया, एक नए नियमावली जब लागू हो चुकी है, पूर्व की जो हमारी सेवाएँ हैं उनको एक हिसाब से जो समाप्त करके नई सेवा में शामिल कर लिया गया है, तो पूर्व के नियम अब लागू होंगे या नहीं होंगे, उसमें एक समस्या वाली बात आती है। बहुत सारे साथियों को ध्यान भी है कि फाइलें गई थी, ज़रूर ज्ञापन मिले थे, तो निदेशक महोदय ने जो फाइलें जो है मूव की थी आगे, वित्त विभाग का एक आया था कि भई हम नहीं दे सकते 5% जो है, उसमें हम हमारा शेयर नहीं दे सकते। आप यदि मिशन के माध्यम से देना चाहें तो अलग बात है, आप अपना प्रावधान करिए उस हिसाब से। ऐसा भी चला था, क्योंकि अब जो है फाइल जो है हमारी वित्त विभाग के पास जाती है, वहाँ से अप्रूव होती है और उसके बाद में ही जो है प्रक्रिया चलती है। सीएसआर के हिसाब से सारा काम अब होगा, क्योंकि सीएसआर में जब सारे आ चुके हैं तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जो लंबित है, नुकसान निश्चित रूप से हो रहा है, मैं भी मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन उसके लिए बार-बार ग्रुप्स में मैसेज करना, ऐसे ग्रुप्स जहाँ पे और विभागों की संविदा कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे बार-बार करना, एनएचएम के साथियों की बुराई करना आपस में, या अधिकारियों की बुराई करना, या किसी के बारे में छिटाकशी करना, ये चीज़ें सही नहीं है साथियों। और इनसे आपको नहीं मिलेगा 5%। 5% लेने का सबसे सही, जो 2022-23 के अप्रेज़ल के आधार पर 23-24 में लंबित है, उसको लेने का सबसे सही तरीका ये है कि एक मैंने कल ज्ञापन देखा था, सिरोही जिले का था। उन्होंने अपने जो सीएमएचओ सर हैं उनके मार्फत से एमडी सर को ज्ञापन भेजा है, बहुत ही सिंपल शब्दों में। बहुत से ग्रुप में आया हुआ है। सभी जिले यदि उसको आधार बनाए, वो एक ज्ञापन दे दे एक सिंपल तरीके से, तो वो हमारी डिमांड जो है वो सीएमएचओ सर के मार्फत से हर जिले में और एमडी सर तक पहुँच जाएगी। और जो कागज़ हैं उन्हीं पे आगे कार्रवाई होगी, उन्हीं के हिसाब से फाइलें चलेगी। ग्रुप्स में लिखने से क्या होगा और आपस में झगड़ा करने से क्या होगा साथियों? उससे कुछ नहीं मिलने वाला है, ना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ होने वाला है। काम तो सर नियमों से ही होगा सबका। इसलिए जो है एक बढ़िया सिस्टम बनाएँ कि भई वो ज्ञापन मेरे को अच्छा लगा, उसकी लैंग्वेज आप देख लीजिए, ग्रुप्स में होगा, सभी जगह मैं भी ग्रुप्स में शेयर कर दूँगा वो। तो और सिरोही जिले के साथी हैं वो भी आपस में शेयर कर दें। उस तरीके से अगर तरीके से काम हो तो बढ़िया रहेगा साथियों। ठीक है, ये तो है 2022-23 के अप्रेज़ल के आधार पर जो 23-24 की लंबित थी, वो अभी भी लंबित ही है और उसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं आए हैं। उसके बाद में साथियों, सीएसआर में विभिन्न अवधियों में आपने जॉइन किया था, जो मार्च तक वो प्रक्रिया चली थी स्क्रीनिंग की, उसके बाद में अप्रैल से लगभग जॉइनिंग स्टार्ट हुई थी, अप्रैल, मई, और फिर अभी तक भी जॉइनिंग चल रही है, कुछ की अभी तक भी नहीं हुई है जॉइनिंग, काफ़ी समय से तो आदेश भी नहीं आ रहे हैं जॉइनिंग के।
तो सीएसआर में साथियों ये प्रावधान था कि 1 साल की सेवा पूर्ण होने पर आपको जो है मानदेय वृद्धि 5% दी जाएगी, यह थी। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जॉइनिंग जो है सबकी अलग-अलग डेट में हुई है, स्क्रीनिंग सबकी लगभग मार्च में ख़त्म हो गई थी, फिर भी नियुक्ति आदेश जो है वो देरी से प्राप्त हुए थे। इस वजह से किसी की जॉइनिंग अप्रैल की है तो किसी की दिसंबर की है। अब ये एक समस्या वाली बात है और अब जो मानदेय वृद्धि के आदेश आए हैं, जो दिशा निर्देश अभी प्राप्त हुए हैं, अभी तक कोई भी मानदेय वृद्धि नहीं हुई है किसी भी प्रकार की, किसी भी साथी की। हाँ, एक और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछली लंबित है, कुछ साथी ये भी प्रयास कर रहे हैं कि उसमें ये कह रहे हैं, तर्क दे रहे हैं कि जब 2 साल की सैंक्शन आई थी, तो 5% मानदेय वृद्धि की सैंक्शन उसमें इंक्लूड थी, हम ये उठा लेते हैं, मार्च का महीना है, मार्च के बाद में बजट लैप्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आप कैसे उठा लेंगे गलत तरीके से? मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। जब मान लो आप ज़िम्मेवारी वाली पोस्टों पे बैठे हो, आपको पता है कि जब सैंक्शन आती है, सैंक्शन तो हर चीज़ की आती है, लेकिन सैंक्शन प्लस दिशा निर्देश दोनों को मिलाकर ही बजट का उपयोग होता है। ऐसे ही यदि आप गलत तरीके से कोई भी जलाए उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो कृपया कर ना करें, क्योंकि अब सीएसआर के बाद सबके जो है मानदेय की सूचियाँ वहाँ पर गई हुई है। जब विसंगति आएगी तो आपके ही साथी आपकी शिकायत कर देंगे। जब मान लो एक ज़िले में उसी समान कैडर के साथी का मानदेय बढ़ा हुआ दिखेगा और उसका खुद का कम दिखेगा, तो वो शिकायत ही करेंगे और ये प्रकरण तुरंत संज्ञान में आ जाएँगे। इसलिए गलत तरीके से जो पिछले 2023-24 का जो मानदेय वृद्धि लंबित है, उसको बढ़ाने का प्रयास ना करें। सीएसआर में आपकी अब जॉइनिंग हो चुकी है, वो हो सकता है सर्विस बुक वगैरह वगैरह में भी लिखा जाएगा आपके, तो फिर वो चीज़ें जो है नुकसानदायक आपके लिए हो सकती है, आपकी सर्विस बुक खराब कर सकती है वो चीज़। तो जब तक कोई सक्षम स्तर से आदेश नहीं आता है, कोई भी गलत तरीके से उठाने का उसको प्रयास न करें 5% को। और एक बात ये भी रखें दिमाग में कि 31 मार्च आ जाएगा तो ये नहीं होगा कि भई बजट लैप्स हो गया। एरियर में ऐसी चीज़ें नहीं लागू होती है। एरियर आपको पिछले 10 साल का भी मिल सकता है। यदि मान लीजिए पीछे से कभी से भी सैलरी रिवाइज़ होती है, सक्षम स्तर से आदेश मिलते हैं, तो 1 साल 2 साल का एरियर कब का भी एरियर आपको वो मिल सकता है। यदि नियमानुसार हुआ, अधिकारियों के को यदि उचित लगा और उचित माध्यम पर अपनी बात सही तरीके से पहुँची, तो वो एरियर आपको कभी भी मिल जाएगा। अगले साल भी मिल सकता है वो एरियर तो। उसके लिए सही ढंग से प्रयास करें, ना कि गलत तरीके से उसको उठाने का प्रयास करें। गलत तरीके से उठाएँगे, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाएँगे और फिर क्या पैसा लेना ईज़ी होता है, उसकी रिकवरी करवाना बहुत मुश्किल होता है। मैं अकाउंट्स में हूँ तो मैंने ये चीज़ देखा है कि बाद में फिर लोग बहुत उसमें परेशान होते हैं कि अब पैसा कहाँ से लें, क्योंकि पैसा तो यूज़ कर लोगे आप उठा के, बाद में आपको इन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी। इसलिए कोई भी ऐसा प्रयास न करें जब तक आपको सक्षम स्तर से सही तरीके से आदेश नहीं मिलता है। अब साथियों, जो हमारे दिशा निर्देश हैं उनके लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पत्र क्रमांक 398 21 मार्च 2024 का आया है, उसके अंदर बाकायदा फॉर्मेट भी दिया हुआ है। पहले तो 31 मार्च से पहले कोई कार्रवाई इसमें नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो पहला बिंदु आप देखोगे कि एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन की रिपोर्टिंग अवधि 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 तक 24 तक की होगी। 31 मार्च 2024 तक की होगी। रिपोर्टिंग अवधि जो है आपकी 31 मार्च 2024 तक की है, यानी कि 31 मार्च 2024 तक तो आपका काम होगा। उसके बाद में जो है आपकी उस काम की रिपोर्टिंग होगी। तो मार्च 31 से पहले तो कुछ होगा ही नहीं। आप अप्रेज़ल बना ही नहीं सकते अपना। कुछ लोग अभी कर रहे हैं प्रयास के मेहनत करें बीच में, अभी ये सब काम नहीं होगा आपका अप्रेज़ल का। अप्रेज़ल आपके 1 तारीख के बाद ही बनने शुरू होंगे, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च की है 2024 की। तो 1 अप्रैल से आप स्टार्ट कर दीजिए अपना अप्रेज़ल बनाना। 1 अप्रैल से आप लोग अपना अप्रेज़ल बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अभी तो मार्च के काम भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग पे है, तो सबसे पहले उन कामों पर ध्यान दीजिए जो आपके बचे हुए टारगेट हैं, उनको पूरा कीजिए आराम से। अप्रेज़ल की कार्रवाई जो है 1 तारीख से स्टार्ट होगी, तब आप शुरू कर दीजिएगा। इसके अंदर पूरी जो है प्रक्रिया दी हुई है कि किस हिसाब से चलेगा। ठीक है साथियों, देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है अपने आदेश के अंदर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत समस्त संविदा कार्मिक जिनकी 1 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वार्षिक मानदेय विवृद्धि की स्वीकृति की कार्रवाई की जानी है। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्टल 2022 में प्रावधान अनुसार एनएचएम राजस्थान के अंतर्गत कार्यरत समस्त संविदा कार्मिक राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में दी गई सेवाओं के संतोषजनक होने की स्थिति में 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी। साथियों, इन्होंने भी यही कहा है कि जो सीएसआर है, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल है, उनमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनके अनुसार मानदेय वृद्धि होगी। लेकिन यदि उनके अनुसार मानदेय वृद्धि होती है तो और नुकसान होगा, क्योंकि नियुक्ति तिथियां सबकी अलग अलग है। किसी की अप्रैल में ज्वाइनिंग होगी और किसी की दिसंबर में हो रही है। तो यदि उस नियुक्ति तिथि को आधार बनाया जाता है तो 5% का और नुकसान होगा। ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी और यदि उसमें ये लिख दिया
कि आपको मानदेय जो है CSR में नियुक्ति तिथि से मिलेगा, तो साथियों और ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए ऐसा ना हो तो ही ठीक है, लेकिन जो इसमें रिपोर्टिंग पीरियड माना है उसके हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उनकी मंशा ये भी होगी उच्चाधिकारियों की कि इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाए सभी को, यूनिवर्सल डेट मानते हुए। ऐसा भी हो सकता है, संभावित है ये, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने रिपोर्टिंग पीरियड फिर वो माना, या तो रिपोर्टिंग पीरियड भी फिर वो जॉइनिंग डेट से मानते हैं। जॉइनिंग डेट से नहीं माना है, 31 मार्च तक का माना है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं 1 अप्रैल से सबको 5% मानदेय वृद्धि देना प्रस्तावित हो सकता है। यह संभावना है सिर्फ़, कन्फर्म नहीं है ये 1 अप्रैल से, वो तो बाद में जब आदेश आएँगे तभी पता चलेगा। और आचार संहिता में मुझे नहीं लगता कि कोई मानदेय वृद्धि के आदेश आएँगे। अभी तो सिर्फ़ अप्रेज़ल की कार्रवाई जो है वो होगी इस दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है? साथ ही जिन संविदा कार्मिकों की मानदेय वृद्धि NHM मुख्यालय से की जानी है, उनके मूल संतोष पत्र प्रमाणीकरण तथा तत्संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं सिर पंचायत इकाई सूची संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परियोजना निदेशक NHM कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। ये साथियों लिखा हुआ है। अब साथियों इसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताने के प्रयास करूँगा कि आपको क्या करना है। 1 अप्रैल से आप अपनी अप्रेज़ल की कार्रवाई शुरू कर दीजिए। आपका जो लेवल है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई साथी PSC पर काम कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, छोटा-सा बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है, क्योंकि पहले तो अप्रेज़ल लंबे चौड़े आते थे, बहुत सारे बिंदु होते थे, अब सिर्फ संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनसे माँगा हुआ है। तो जैसे जो PSC पर कार्यरत है वो क्या करेंगे कि जो फॉर्मेट है उसको ड्राफ्ट कर लेंगे। फॉर्मेट में सिंपल सा लिखा हुआ है क्रम संख्या पर आपका सबका जो है रिपोर्टिंग ऑफिसर आपका MOIC होता है PSC वालों का, तो आप क्या करेंगे क्रम वाइज सबका साथ में भी बना सकते हैं। जिनका रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर एक ही है वो सारे एक साथ बना लेंगे, 1 2 3 4 5 करके, और अपने नाम लिख देंगे। कार्मिक का नाम है, पद नाम है, पदस्थापन स्थान अपना लिख देंगे। उसके अंदर वर्तमान आपको मानदेय क्या दिया जा रहा है वो लिख देंगे। अगले 2 कॉलम इसके अंदर दिए हुए हैं कि अवधि के दौरान उसकी सेवा कैसी रही, संतोषजनक या असंतोषजनक, और मानदेय वृद्धि दी जानी है हाँ नहीं। ये 2 कॉलम लास्ट के हैं, वो MIC अपने हाथ से भरेगा, उसको आप जो है टाइप नहीं करोगे। बाकी सारी डिटेल आप टाइप करके एक साथ 5 7 10 20 जितने भी आपके कार्मिक जैसे PSC लेवल पर कार्यरत हैं तो उनका एक ही फॉर्मेट आप बना लीजिए। क्रम वाइज आप अपने उसमें नाम लिख दीजिए, पद नाम है, और पदस्थापन स्थान लिख दीजिए, आपकी सैलरी लिख दीजिए। बाकी पीछे लास्ट के 2 कॉलम आप खाली छोड़ दीजिए। वो कॉलम आप अपने MOIC से भरवा लेंगे, वो हाथ से उसमें लिख देगा संतोषजनक या असंतोषजनक, यही टिप्पणी उनको सिर्फ करनी है। और मानदेय वृद्धि दी जानी है हाँ नहीं, हाँ या नहीं उसको लिखना है लास्ट वाले कॉलम में। नीचे उनके सील और साइन आ जाएंगे। उसके बाद में वो PSC से MOIC से साइन होकर आपके जाएंगे BCMO साहब के पास। BCMO साहब उस फॉर्मेट पर फिर अपनी टिप्पणी लिख देंगे, भाई ओके है जो भी है, और उनको आगे CMHO साहब को फॉरवर्ड करेंगे अपने सील साइन लिख के। वो फिर आपके ज़िले के CMHO साहब के पास चला जाएगा। आप अपने DPMs जो है उनको वो जमा करवा दें कि जी हमारे संस्थान के ये आ चुके हैं। BCMO लेवल पर जमा होने के बाद BCMO से इगजाई जो है वो सारे CMHO लेवल पर चले जाएंगे। इनके साथ आप कवरिंग लेटर जरूर बनाएं, इस लेटर का रेफरेंस देते हुए। कवरिंग लेटर से क्या रिकॉर्ड रहता है, कई बार ऐसे ही कागज़ भेज देते हैं सीधा, फॉर्मेट बनाया, सील साइन करवाया और कागज़ इधर से हुए। कवरिंग लेटर आप जरूर बनाएं, उसमें आप दिनांक, क्योंकि इसके अंदर जो है अवधि भी लिखी हुई है, 7 दिन का इसमें टाइम होगा। रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो 7 दिन में अपनी टिप्पणी करके जो है रिव्यू ऑफिसर को भेजेगा, और रिव्यू ऑफिसर है 7 दिन में अपनी टिप्पणी करके जो फाइनल जो स्वीकारकर्ता ऑफिसर है उसको भेजेगा। तो PSC लेवल और ब्लॉक लेवल उनके साथियों के लिए जो है लास्ट में स्वीकारकर्ता ऑफिसर CMHO सर है, तो उनको क्या करना है कि जो अपना अप्रेजल है वो बना के और CMHO स्तर पर उनको पहुंचाना है। PSC से BCMO पे जाएगा, BCMO से CMHO पे जाएगा, CMHO पे जाके वो सारे जमा हो जाएंगे। फिर वहाँ पर उनकी फाइनल कार्यवाही आगे जब दिशा निर्देश मिलेंगे तब तक होगी। तब तक उन सब का जो है CMHO लेवल पे रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाएगा कि भाई किसकी सेवा संतोषजनक है, असंतोष, उनका सारा का रिकॉर्ड तैयार करके एक सूची बना के तैयार उनकी रख ली जाएगी। उसके बाद में इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद में भी ये नहीं है कि 5% लागू हो जाएगा, लागू नहीं होगा। लागू होने के लिए अलग से डायरेक्शन फिर बाद में MD सर जो हैं वो देंगे। तो तब तक वो सारा रिकॉर्ड BCMO लेवल तक का CMHO लेवल पे जमा हो जाएगा। अब बात आती है कि जो जिला स्तर पर कार्यरत है या जो संभाग स्तर पर कार्यरत है उनका क्या होगा। फॉर्मेट तो यही रहेगा, उनका भी कोई अलग से इस बार फॉर्मेट नहीं है। जिला स्तर वाले और संभाग स्तर वाले हैं उनका जो है स्टेट पर जाएगा, वो अलग अलग बनाएंगे अपना।
जो उनके आगे रिपोर्टिंग जो रिव्यू ऑफिसर हैं वो अलग अलग हैं। जैसे मान लो डेमोग्राफी सेल है उनके अलग है, एनएचएम सेल है उनके अलग हैं, कहीं परियोजना निदेशक महोदय के पास जाएगा, कहीं किसी के पास जाएगा, ऐसे ऐसे करके उनके रिव्यू ऑफिसर अलग अलग हैं। तो वो एक ही सूची में ना बनाकर जिनके रिव्यू ऑफिसर अलग अलग हैं उनके हिसाब से वो बनाएं अपने रिव्यू ऑफिसर। इनमें पूरी सूची एक दी हुई है, नियंत्रण अधिकारी रिव्यू ऑफिसर उनका कौन कौन है वो सारी दी हुई है। तो संबंधित अपने सीएमएचओ सर से या जेडी सर से वो साइन करवा के अपने रिपोर्टिंग अधिकारी से और इकजाई करके उन सबको फिर स्टेट पे अपने जो रिव्यू ऑफिसर है उनके पास भिजवा दें, एक कवरिंग लेटर बना के जिला स्तर वाले। और जो जो साथी रिव्यू ऑफिसर के साथ उनकी आप अलग अलग बना के भिजवाएं। पीएससी लेवल वाले एक साथ बना सकते हैं अपनी सूचना, ब्लॉक लेवल वाले भी एक साथ बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके रिव्यू ऑफिसर एक ही हैं, रिपोर्टिंग ऑफिसर भी एक ही है उनके। हाँ, पीएससी पे जो एमओआईसी इंचार्ज है उनका अलग से बनेगा। एमओआईसी यदि कोई सुविधा पे लगे हुए हैं उनका अलग से बनेगा। उनके फिर रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है वो बीसीएमओ सर हो जाएंगे, तो उनका सिंगल बनेगा और बाकी कर्मचारी को एक जैसा बन जाएगा। जिला स्तर वालों का जिनके एक है रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यू ऑफिसर वो साथ में बना सकते हैं, सबके अलग अलग है तो वो अलग अलग फॉर्मेट में अपना बनाकर दे दें। सबसे पहले वो फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें फिर सीएमएचओ सर अपने हाथ से लिख देंगे कि भी संतोषजनक संतोष जो भी है हाँ नहीं लिख के सील साइन होके, और वो फिर अपने सारे इकट्ठे करके जिला स्तर पे और फिर वो स्टेट पर जो है हार्ड कॉपी उनकी भिजवा दें, संबंधित रिव्यू ऑफिसर को वो जमा करवा दें। वहाँ से फिर टिप्पणी होकर वो लास्ट में एमडी सर के पास सारे चले जाएंगे फाइनल कार्रवाई के लिए। उसके बाद में जो है उन सब पे जो है देख के सूचियाँ तैयार होके फिर मानदेय वृद्धि के लिए पृथक से दिशा निर्देश आएंगे। अब वो 1 अप्रैल को यूनिक डेट मान के आते हैं या नियुक्ति तिथि से आते हैं वो एक देखने वाली बात रहेगी। वो अभी भविष्य के गर्त में है, उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हाँ, जब 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है रिपोर्टिंग पीरियड माना गया है तो हम ये मान सकते हैं कि शायद 1 अप्रैल से जो है मानदेय वृद्धि लागू कर दी जाए, लेकिन वो शायद अभी, क्योंकि सीएसआर में जो है वो नियुक्ति तिथि से 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने पर माना गया है। ठीक है साथियों, तो ये प्रक्रिया रहेगी। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि 3 माह की सेवा बड़ा है। यदि आपने 3 माह की सेवा कहीं पे पूर्ण की है, जैसे मान लो रिलोकेशन हो गया कई साथियों का, तो अभी फरवरी में आदेश आए थे रिलोकेशन के, तो उनकी पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में सेवाएं जो है उनकी पिछली जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थी या जो भी उनका कार्यालय था वहाँ पे रही है, 3 महीने से अधिक की उनकी सेवाएं रही है, तो वो पहले क्या करेंगे वहाँ से अपना अप्रेजल जो है वो बनवाएंगे और वर्तमान अधिकारी को वो जमा करवाएंगे। वर्तमान जो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर है फिर वो उसके आधार पर टिप्पणी करके और वो आगे भिजवाएगा। ठीक है, 3 महीने से उनकी रही है, अभी पीछे रिलोकेशन हुए थे, उनको थोड़ा ये रहेगा कि भाई कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए। तो 3 महीने से ज़्यादा की सेवाएं उनकी लगभग सब की रही है वहाँ पे। उसके बाद में जो रिलोकेशन की लिस्ट आई है तो वो पहले पीछे जो अपने सीएमएचओ स्तर से रहे हैं वहाँ से अपना कंप्लीट करवा के लाएँ और उसके बाद में वर्तमान रिपोर्टिंग जो अपने अधिकारी हैं उनसे फिर वो उसको तैयार करवा के और आगे भिजवा दें। और वो वर्तमान रिपोर्टिंग अधिकारी पिछले के आधार पे जो है बना के देगा, ऐसे नहीं बना के देंगे आपको, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, और सभी का ये बनेगा। अगर पैरामेडिकल है, एएनएम जीएनएम है, उनका भी जो है ये अप्रेजल की कार्रवाई सारी होगी। जो एनएचएम में जो भी कार्यरत है उन सब की 7-7 दिन का जो टाइम रहेगा। और इसमें कुछ है नहीं असंतोष वाली, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की होगी फिर भी। और न्यायालय में जो प्रकरण लंबित है उनकी भी बाद में संपादित होगी, इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, एक इसके अंदर महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है वो 8 नंबर पॉइंट में लिखी हुई है कि सीएमएचओ स्तर पर जमा होने के बाद ये नहीं है कि आप 5% मानदेय वृद्धि उनको दे दें। और वर्तमान में तो आचार संहिता लगी हुई है, तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी मानदेय वृद्धि का आदेश कहीं से भी अभी भी जारी होगा। हाँ, यदि स्वीकृतियाँ मिल जाती है और कहीं से इसमें प्रभावित नहीं होता है तो है, लेकिन अभी तो जैसे मान लो आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही आने की है, तब तक तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी प्रक्रिया के हिसाब से। तो हमारा पहला काम यही बनता है कि हम अप्रेजल जो है अपने सही तरीके से उनको बना के और सक्षम स्तर तक 1 अप्रैल से कार्रवाई शुरू कर दें और वो बना के अपने जहाँ भी रिपोर्टिंग और रिव्यू ऑफिसर को प्रेषित करने हैं वो जल्दी से जल्दी आप प्रेषित करें। एकजाई करें, ये नहीं कि एक जल्दीबाजी करके एक भेज रहे हैं, ये नहीं है। सभी पीएससी वाले अपने बीसीएमओ स्तर पे 7 दिनों के अंदर अंदर भिजवा दें और बीसीएमओ लेवल से भी सारे पीएससी से एकजाई करके, ये नहीं कि एक पीएससी कभी आ रही है बाद में डायरेक्ट सीएमएचओ ऑफिस जा रही है, ऐसे बहुत मैंने देखा ऐसी स्थितियाँ बनती है। कुछ लोग तो इतने ढीले हैं कि पूरा पूरा साल निकाल देते हैं तो भी नहीं हो पाती है। अब पूरी एकदम टाइम बाउंड प्रक्रिया इसके अंदर कर दी गई है, तो इसलिए ये
आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप आराम से जो है तैयार करके, और सिंपल सा फॉर्मेट है, अपने रिव्यू ऑफिसर को और लास्ट में फिर फाइनल जो स्वीकारकर्ता अफसर है वहाँ तक निश्चित टाइम में पहुँचा दें। और हार्ड कॉपी भिजवाएँ, पत्रवाह के माध्यम से भिजवाएँ, या नहीं है कि भाई डाक से भिजवाने और है, पहुँच नहीं रहा है, मिला या नहीं मिला, हार्ड कॉपी भिजवा दें, बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। और जो 22-23 वाली अपनी लंबित है उसके लिए सिरोही का मैंने उदाहरण दिया, उस तरीके से बढ़िया तरीके से आप ज्ञापन भेजें, ना कि ऑफिशियल ग्रुप्स में आप बार बार मैसेज करें, या मतलब जहाँ पे एमडी सर जुड़े हुए हैं उन ग्रुप्स में आप बार बार मैसेज करके एक मान लो परेशानी क्रिएट करें वहाँ पे। और एरियर जो है वो बाद में भी मिल सकता है, ऐसा है, यदि सक्षम स्तर से स्वीकृति मिलेगी तो वो बाद में भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि किसी के मन में है तो मुझे कमेंट करके वो ज़रूर बताएं, और 31 मार्च तक अपना काम करें। सबसे पहले काम करेंगे तो ही आपकी रिपोर्टिंग होगी। 31 मार्च जो फाइनेंशियल ईयर माना है उसके हिसाब से बढ़िया तरीके से अपना काम करें, जो भी टारगेट आपके बचे हुए हैं उनको पूरा करें, जो भी बजट आपका है उनको कंज्यूम करें, और उसके बाद में आप अपनी अप्रेजल की कार्रवाई आराम से स्टार्ट कर दें। ठीक है साथियों, किसी भी स्तर पे इसमें कंफ्यूज ना हो, और पिछला जो लंबित आपका है उसको गलत तरीके से उठाने का प्रयास भी बिल्कुल ना करें, ये भी मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। क्योंकि एक प्रयास करता है वो सोच रहे हैं कि दूसरों को भी हम इस गलत करें, मैसेज आ रहे हैं उठा लीजिए, हमने तो उठा लिया, आपने क्या किया, ऐसे फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ, नुकसान सबको हो रहा है, कोई अकेले को नहीं रहा। सीएसआर में आने से बहुत को फ़ायदा भी हुआ है, तो ये 5% वाला थोड़ा सा मामला अटका हुआ है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है नियमित ही हो जाए, इन छोटी मोटी जो है 1000-2000 के फ़ायदे नुकसान के आपको फिर कोई वो भी ना रहे। इसलिए क्या है कि जो नियम जो लागू हो गए हैं उन पर ही आप चलते रहें तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। फिर भी ज्ञापन दें, अच्छा रहेगा, सही तरीके से कोई बात उठाएं। मैं भी आपकी बातों को उठाने का प्रयास कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में भी मैंने जो यूनिवर्सल डेट के लिए वीडियो बनाया था, और ये जो आया है लेटर, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यूनिवर्सल डेट लागू होगी। इसके बाद में 1 अप्रैल से ही सबकी मानदेय वृद्धि लागू होगी, ये मुझे लग रहा है। इसलिए मैं भी आपको जो है सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मुझे भी अधिक से अधिक सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आगे भी आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। सहयोग बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।